मैंने विक्टर से मिलना है और वो भी फौरी। फोर्ट टाउन के सलामों का खास पैगाम देना है उसे, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। पहले मैं जिशान रोड पर ताजू के होटल गया, वहाँ से नतपुरा आया। वहाँ से अब बताया गया है कि दिलबर उसका खास दोस्त है, उसे मालूम होगा कि विक्टर कहाँ है। टाइगर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, वो तो जजीरे पर गया हुआ है, कल आ जाएगा। क्या पैगाम है? दिलबर ने कहा, जजीरे पर? कौन से जजीरे पर? टाइगर ने चौंक कर पूछा। रजान जजीरे पर, वहाँ कोई धंधा है उसका। मुझे तफसील तो मालूम नहीं, लेकिन वो अक्सर वहाँ जाता रहता है। दिलबर ने कहा, वहाँ किसके पास जाता है? टाइगर ने पूछा। बादशाह के पास, वहाँ का बड़ा बदमाश है बादशाह, उसके पास। तुम वो पैगाम मुझे दे दो, कल वो आएगा तो उसे मिल जाएगा। दिलबर ने कहा, नहीं, पैगाम उसे ही देना है, मैं कल आ जाऊंगा। टाइगर ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो उस मोहल्ले से निकलकर कुछ फासले पर मौजूद अपनी कार तक पहुंच गया। अब उसकी कार साहिल समंदर की तरफ उड़ी चली जा रही थी। रजान जजीरे के बारे में उसे तफसील मालूम न थी, अलबत्ता ये बात उसे मालूम थी कि साहिल से कुछ फासले पर छोटे छोटे कई जजीरे हैं जिन पर माहीगीर रहते हैं। हो सकता है कि रजान भी ऐसा ही कोई जजीरा हो। साहिल समंदर पर पहुंचकर उसने कार मखसूस पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो घाट की तरफ बढ़ गया। सैर व तफरी के लिए लॉन्चें भी जाती थी। यहाँ कोई रजान जजीरा भी है? टाइगर ने वहाँ मौजूद एक आदमी से मुखातिब होकर पूछा। जी हाँ, माहीगीरों का जजीरा है, क्या आपने वहाँ जाना है? उस आदमी ने कहा। हाँ, क्या तुम्हारे पास लॉन्च है? टाइगर ने पूछा और उस आदमी ने इस बात में सर हिला दिया। टाइगर ने उससे आने जाने का किराया तय किया और चंद लम्हों बाद लॉन्च खासी तेज रफ्तारी से समंदर में तैरती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। आपने रजान जजीरे पर किससे मिलना है जनाब? लॉन्च चलाने वाले ने करीब बैठे हुए टाइगर से मुखातिब होकर पूछा। एक आदमी बादशाह नाम का है, उससे, टाइगर ने जवाब दिया। तो वो आदमी बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके लब खुले, लेकिन फिर उसने उन्हें सख्ती से बंद कर दिया। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते थे? टाइगर ने कहा। जी नहीं, मैंने क्या कहना है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, इस लॉन्च से रोजी कमाता हूँ। अगर मैंने कोई बात की और मेरी बात बादशाह तक पहुँच गई तो मुझे लॉन्च समेत समंदर में डुबो दिया जाएगा। उस आदमी ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? टाइगर ने पूछा। जी, साबू मेरा नाम है, उस आदमी ने जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा। वैसे भी मुझे बराह रास्त बादशाह से कोई काम नहीं, एक आदमी विक्टर से काम है और मुझे बताया गया है कि वो बादशाह के पास गया हुआ है। टाइगर ने कहा तो साबू एक बार फिर चौंक पड़ा। विक्टर? तो क्या किसी लड़की का चक्कर है? अगर ऐसा है तो मेरा मशवरा है क्या वहाँ न जाए, ये लोग इंतहाई खतरनाक गुंडे हैं। साबू ने कहा। क्या विक्टर लड़कियां सप्लाई करता है? टाइगर ने कहा। जी हाँ, वो इस धंधे का मशहूर आदमी है, न जाने कहां कहां से लड़कियां ले आता है। साबू ने कहा। क्या ये लड़कियां गैर ममालिक को फरोख्त की जाती हैं? टाइगर ने पूछा। बस जी कुछ न पूछे, फरोख्त भी होती है और भी बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ा और ताकतवर गिरोह है। साबू ने झिझकते हुए कहा। क्या ये बादशाह जजीरे का सरदार है? मैंने तो सुना है कि इस जजीरे पर माहीगीर रहते हैं। टाइगर ने कहा। जी हाँ, रहते तो माहीगीर ही है, लेकिन बादशाह का वहाँ होटल है। लेकिन वहाँ दरअसल उसने बड़े बड़े खुफिया गोदाम बनाए हुए हैं। गैर मुल्की शराब, हर किस्म की मंशियात और लड़कियां और न जाने क्या क्या गैर मुल्क से यहाँ स्मगल किया जाता है और फिर यहाँ से दारुल हुकूमत सप्लाई किया जाता है और दारुल हुकूमत से यहाँ लाया जाता है और यहाँ से गैर ममालिक को भी भिजवाया जाता है। बादशाह बहुत बड़ा आदमी है जनाब, बहुत बड़ा। उसके पास बेशुमार खतरनाक आदमी है। साबू जब बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। ये काम तो हर जगह हो रहा है। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, मैंने सिर्फ विक्टर से बात ही करनी है और बस, टाइगर ने कहा और साबू ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन 1.5 घंटे के तवील और तेज रफ्तार सफर के बाद वो एक छोटे से जजीरे के किनारे पर पहुंच गए। वहां माहीगीरों की कश्तियां जजीरे के चारों तरफ मौजूद थी। एक दो स्टीमर भी नजर आ रहे थे। जजीरे पर हर तरफ माहीगीर घूमते फिरते नजर आ रहे थे। तुमने मेरा इंतजार करना है, समझे? टाइगर ने लॉन्च से जजीरे पर उतरते हुए साबू से कहा और साबू ने इस बात में सर हिला दिया। टाइगर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। वहाँ बाकायदा मकानात थे, बाजार थे, गर्ज ये कि एक छोटा सा शहर था। बादशाह का होटल कहाँ है? टाइगर ने एक माहीगीर से पूछा तो उसने इशारे से बता दिया और टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। साबू की बातें सुनने के बाद वो सोच रहा था कि विक्टर को किस अंदाज में बेहोश करके यहाँ से ले जाया जाए। जाहिर है उसे लॉन्च पर ही ले जाना होगा और शायद साबू खौफ की वजह से इसकी इजाजत न दे, लेकिन टाइगर ने बहरहाल इमरान के हुक्म की तामील करनी थी, इसलिए वो सब कुछ सोचने के बावजूद तेजी से आगे बढ़ता चला गया। बादशाह का होटल एक बड़े से कमरे पर मुश्तमिल था। वहाँ कोई मेज या कुर्सी न थी। फर्श पर चटाइयां बिछी हुई थी और माहीगीर उन चटाइयों पर बैठे मंशियात फूकने और शराब पीने में मसरूफ थे। एक तरफ एक साल खुर्दा सा काउंटर था जिसके पीछे एक नौजवान मौजूद था, जबकि लकड़ी की सीढ़ियां काउंटर के साथ से ऊपर जा रही थी जो एक दरवाजे पर जाकर खत्म हो जाती थी।
उस हॉलनुमा कमरे में इस कदर गाढ़ा धुआं भरा हुआ था कि अंदर दाखिल होकर चंद लम्हों तक तो टाइगर को कुछ भी नजर न आया था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उस पर यह सारा माहौल वाज़ेह हुआ तो वो तेज तेज कदम उठाता काउंटर की तरफ बढ़ गया। विक्टर कहाँ है? टाइगर ने काउंटर के पीछे खड़े नौजवान से कहा। ऊपर बादशाह के पास। मगर तुम कौन हो? उस नौजवान ने बड़े झटकेदार लहजे में कहा। मैं उससे मिलने के लिए दारुल हुकूमत से आया हूँ। मेरा नाम टाइगर है। उसके दोस्त का पैगाम है, उसके लिए, उसके फायदे का पैगाम। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठहरो, मैं पूछकर आता हूँ, नौजवान ने कहा और फिर काउंटर के पीछे से निकलकर वो किसी बंदर की तरह तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर दरवाजे में से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतर आया। सरदार बादशाह और विक्टर दोनों किसी काम से अपने मकान पर गए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें भी वहाँ भिजवा दिया जाए। नौजवान ने नीचे आकर कहा और उसके साथ ही उसने एक साइड पर मौजूद एक उद्धड़ उम्र आदमी को बुलाया। इन साहब को कालू का ले जाओ, सरदार वहाँ इनसे मिलेगा। नौजवान ने उस उद्धड़ उम्र आदमी से कहा। क्या ऊपर से कोई और रास्ता भी बाहर जाने का है? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। हाँ, यहाँ बहुत रास्ते हैं, तुम इस बारे में ना सोचो और वही काम करो जिसके लिए आए हो। नौजवान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। आओ जी मेरे साथ, उस उद्धड़ उम्र आदमी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर नौजवान के अंदाज से ही समझ गया था कि उसे ट्रैप किया जा रहा है। शायद वो किसी अजनबी की इस तरह आमद से ठटक गए थे और अब पूरी तसल्ली करना चाहते थे, लेकिन टाइगर को इसकी परवाह न थी क्योंकि उसे मालूम था कि ये थर्ड क्लास गुंडे उसका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। इस होटल से निकलकर टाइगर उस उद्धड़ उम्र आदमी के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जजीरे के शुमाली हिस्से की तरफ दूर से एक वसी व अरीज इहाता नजर आ रहा था जिसमें पुख्ता इमारतें बनी हुई थी। उद्धड़ उमर उस इहाते के गेट के सामने पहुंचकर रुक गया। यहाँ 2 मुसल्लह आदमी मौजूद थे। सरदार ने इसे यहाँ के लिए मुलाकात का वक्त दिया है, उद्धड़ उमर आदमी ने कहा। अच्छा आओ, उस मुसल्लह आदमी ने कहा और गेट की छोटी खिड़की खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो टाइगर भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। ये काफी बड़ा अहाता था। उसमें हर तरफ मुसल्लह अफराद घूमते फिर रहे थे। 4 दीवारी के पास बड़े बड़े बाकायदा वॉच टावर से बने हुए थे जिन पर भी मुसल्लह अफराद नजर आ रहे थे। एक तरफ इमारत के सामने बरामदा था जिसके बाहर 4 मशीन गनों से मुसल्लह आदमी मौजूद थे। टाइगर ये इंतजाम देखकर हैरान रह गया। उसके तस्वर में भी न था कि इस वीरान जजीरे पर इस किस्म के इंतजाम भी हो सकते हैं। वो तो इसे आम माहिगिरों का जजीरा समझकर आया था। बहरहाल अब उसे आगे बढ़ना था, इसलिए वो उस मुसल्लह आदमी की रहनुमाई में उस बरामदे की तरफ बढ़ता चला गया। मेहमान है, सरदार ने इसे मुलाकात का वक्त दिया है। उस आदमी ने उन मुसल्लह अफराद के करीब जाकर टाइगर की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा आओ, क्या नाम है तुम्हारा? उनमें से एक ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम टाइगर है, टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अच्छा नाम है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तहखाने में पहुंचा दूं, उस आदमी ने कहा और फिर वो उसे लेकर बरामदे के एक कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और फिर अंदर जाकर बटन दबाया तो कमरे में रोशनी हो गई। टाइगर ने देखा कि कमरा बकायदा साउंड प्रूफ अंदाज में बनाया गया था। क्या यहाँ जजीरे पर बिजली पैदा की जाती है? टाइगर ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। हाँ बैठो, सरदार अभी आ रहा है, उस आदमी ने कहा और एक तरफ कुर्सियों की तरफ इशारा किया तो टाइगर आगे बढ़ गया और फिर एक कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, खटाक खटाक की तेज आवाजें उभरी और टाइगर के जिस्म के गिर्द लोहे के मजबूत रॉड्स नमूदार हो गए। टाइगर ने हैरत भरे अंदाज में कुर्सी को देखा था क्योंकि कुर्सी तो लकड़ी की लगती थी, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो बेख्तियार एक लंबा सांस लिया क्योंकि कुर्सी लोहे की थी लेकिन उस पर पेंट ऐसा किया गया था कि वो बज़ाहिर लकड़ी की ही लगती थी। टाइगर हैरान था कि रॉड्स कैसे नमूदार हुए हैं क्योंकि उसे ले आने वाला आदमी तो वापस चला गया था, इसलिए ना ही उसने किसी बटन को प्रेस किया था और ना ही उसके उकब में कोई मौजूद था। इसके बावजूद रॉड्स नमूदार हो गए थे और फिर अभी वो सोच ही रहा था कि उन रॉड से कैसे छुटकारा हासिल करे कि कमरे का दरवाजा खुला और वही आदमी जो उसे यहाँ छोड़कर गया था अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसके एक हाथ में खारदार कोड़ा था। अब तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो, किसकी मुखबरी के लिए यहाँ आए हो, वरना यह कोड़ा देख रहे हो ये तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देगा। उस आदमी ने टाइगर के सामने आकर खड़े होते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? टाइगर ने इत्मीनान भरे लहजे में पूछा। मेरा नाम विकी है, उस आदमी ने कहा। ये रॉड्स किस तरह नमूदार हुए हैं? क्या तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने बाहर से बटन दबाया है? टाइगर ने कहा। ये जाहिर है ऑटोमेटिक होते हैं लेकिन गायब खुद किए जाते हैं। ये सारी कुर्सियां इसी सिस्टम पर बनाई गई हैं। जैसे ही तुम्हारा वजन सीट पर पड़ा ये ऑटोमेटिक तौर पर बाहर निकल आए, लेकिन ये गायब उस वक्त होंगे जब हम इन्हें गायब करेंगे। विक्की ने जवाब देते हुए कहा। क्या ये उकब में जाकर बटन प्रेस करने से भी गायब होते हैं? टाइगर ने कहा। हाँ, लेकिन तुम ये बातें छोड़ो, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो।
विक्की ने इस बार कतरे झुल्लाए हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मेरा ना ही किसी सरकारी तंजीम से कोई ताल्लुक है और ना इस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ। मैं दारुल हुकूमत की जेर जमीन दुनिया का एक आदमी हूँ। विक्टर का एक दोस्त है ताजो, जो एक पुराने मोहल्ले के होटल का मालिक है। उसने एक खुसूसी पैगाम विक्टर के लिए देकर भेजा है। मुझे मालूम नहीं था कि विक्टर यहाँ है, इसलिए मैं नगपुरे गया। वहाँ होटल वाले ने मुझे बताया कि विक्टर बादशाह के पास रजान जजीरे पर गया है। चुनांचे में लॉन्च लेकर यहाँ आ गया। यहाँ होटल से मुझे यहाँ भिजवाया गया और बस। टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा, क्या पैगाम है विक्टर के लिए? विक्की ने कहा, जो लड़की विक्टर फोर्ट टाउन से ले आया था, इस सिलसिले में पैगाम है, लेकिन ये सिर्फ विक्टर को ही दिया जा सकता है। तुम उसे बुला लो। मैं तो यहाँ जकड़ा हुआ हूँ। जाहिर है मैं तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता, इसलिए उसे या तुम्हें मुझसे क्या खतरा हो सकता है। मैं उसे पैगाम दे दूंगा और वो चाहे तो बेशक दारुल हुकूमत से मेरे बारे में और पैगाम के बारे में तस्दीक कर ले। टाइगर ने जवाब दिया, तुम्हारा इत्मीनान और सुकून बता रहा है कि तुम दुरुस्त आदमी हो। बहरहाल ठीक है, मैं सरदार को बता देता हूँ, फिर सरदार जो फैसला करे। विक्की ने कहा और तेजी से मुड़कर वापस चला गया। टाइगर ने उसके बाहर जाते ही अपना पैर मोड़ा और चंद लम्हों की कोशिश के बाद उसका पैर उगबी पाए तक पहुंच गया। उसने बूट के ऊपर वाले हिस्से को उगबी पाए पर पहरा तो उसे महसूस हो गया कि पाए पर बाकायदा एक बटन मौजूद है और वो आसानी से उसे प्रेस कर सकता है। इसलिए उसने पैर को वापस खींच लिया। वह बादशाह और विक्टर के आने तक कोई ऐसा काम न करना चाहता था जिससे उसके लिए कोई परेशानियां पैदा हो, इसलिए वो खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक भारी जिस्म का आदमी, जिसके जिस्म पर माहीगिरों जैसा लिबास था और सर पर छोटे छोटे लेकिन घुंघरियाले बाल मौजूद थे, उसने माहीगिरों के मखसूस अंदाज में दोनों कानों में बालियां पहनी हुई थी, अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक नौजवान था जिसने जीन्स की पतलून और फूलदार शर्ट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर भी खबासत साफ नजर आ रही थी। तो ये है टाइगर। पहले अंदर दाखिल होने वाले ने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मेरा नाम टाइगर है, तुम बादशाह हो और ये शायद विक्टर है। टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा, हाँ तुमने विक्टर को क्या पैगाम देना है, बोलो। बादशाह ने कहा, मैं विक्टर को लेने आया हूँ, उसने मेरे साथ दारुल हुकूमत जाना है। टाइगर ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा, क्यों? बादशाह ने चौंक कर कहा। विक्टर भी बेख्तियार उछल पड़ा, इसलिए कि जिस लड़की को फोर्ट टाउन से ये ले आया था उसका झगड़ा पड़ गया है और जब तक ये नहीं जाएगा झगड़ा नहीं निमट सकता। टाइगर ने कहा, कैसा झगड़ा? क्या कह रहे हो तुम? इस बार विक्टर ने आगे बढ़कर हैरत भरे लहजे में कहा, वो लड़की फरार हो गई है और हालात खराब हो गए हैं। टाइगर ने इस बार अंधेरे में तीर फेंकते हुए कहा, फरार हो गई है? और नहीं, ये कैसे हो सकता है? जॉर्ज तो इस मामले में ऑक्टोपस है। नहीं, तुम कौन हो? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी एक एक हड्डी अलग कर दूंगा। विक्टर ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा, ये कोई खास आदमी है विक्टर। मेरी छठी इस कह रही है कि इस आदमी की यहाँ आमद हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इसे सच उगलवाना जरूरी है। बादशाह ने कहा और उसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई तो दरवाजा खुला और विक्की अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कोड़ा मौजूद था। टाइगर ने अपना पैर पहले ही मोड़ रखा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो बैठे बैठे थक जाने की वजह से ऐसा कर रहा हो। इसके अलावा बादशाह या विक्टर दोनों में से किसी ने भी उसके पैरों की तरफ तवज्जो न दी थी। जाहिर है उनके तस्वुर में भी न था कि इस तरह बंधा हुआ आदमी पैर मोड़कर उगबी तरफ मौजूद बटन भी प्रेस कर सकता है, जबकि टाइगर ने उसकी खुसूसी प्रैक्टिस की हुई थी। जी सरदार, विक्की ने अंदर आते हुए कहा, इसकी जुबान खुलवाओ, इससे सच उगलवाओ। बादशाह ने चीखते हुए लहजे में कहा, अभी लो सरदार, विक्की ने कहा और तेजी से कोड़ा पटकाते हुए आगे बढ़ा। अब टाइगर ने हरकत में आ जाना मुनासिब समझा और फिर इससे पहले कि विक्की कोड़ा उसे मारता, खटाक की आवाज के साथ ही टाइगर के जिस्म के गिर्द रॉड्स गायब हो गए और उसके साथ ही टाइगर का जिस्म यकलत किसी स्प्रिंग की तरह उछला और दूसरे लम्हे विक्की चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल नीचे जा गिरा, जबकि कोड़ा टाइगर के हाथ में था। बादशाह और विक्टर ने तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ना चाहा, लेकिन टाइगर ने बिजली की सी तेजी से कोड़े वाला बाजू लहराया और वो दोनों चीखते हुए उछलकर दूर जा गिरे। टाइगर का दूसरा हाथ उसकी जैकेट की जेब की तरफ बढ़ गया था और फिर इससे पहले कि वो तीनों संभलते, कमरा मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट के साथ ही चीखों से गूंज उठा। कमरे का भारी दरवाजा बंद था, इसलिए टाइगर मुतमईन था कि साउंड प्रूफ होने की वजह से न ही फायरिंग की आवाजें बाहर जा रही होंगी और न ही चीखों की। मशीन पिस्टल की गोलियों ने बादशाह और विक्की दोनों को एक लम्हे में छलनी करके रख दिया था, जबकि विक्टर का चेहरा यकलक जर्द पड़ गया था और उसने घुघियाए हुए अंदाज में दोनों हाथ इस तरह जोड़ दिए थे जैसे वो टाइगर से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। उठो और इस कुर्सी पर बैठ जाओ, उठो वरना गोली मार दूंगा, टाइगर ने कुर्राते हुए कहा और विक्टर तेजी से उठा और फिर जैसे ही कुर्सी पर बैठा, खटाक की आवाज के साथ ही रॉड उसके जिस्म के गिर्द नमूदार हो गए।
टाइगर तेजी से मुड़ा और उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। उसने मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला किया था कि वो विक्टर को साथ ले जाने की बजाय उससे सारी मालूमात यही हासिल कर ले, क्योंकि बादशाह की हलाकत के बाद जाहिर अब यहाँ से निकलना भी मुश्किल साबित हो सकता था। जबकि विक्टर को साथ ले जाने का मकसद भी उससे मालूमात हासिल करना था। उसे बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद की फिक्र न थी, क्योंकि बादशाह अंदर था, इसलिए वो यही समझ रहे होंगे कि बादशाह विक्टर और विक्की टाइगर से पूछगुछ कर रहे होंगे। हाँ, अब बताओ कि तुमने फोर्ट टाउन से अगवा की जाने वाली लड़की किस जॉर्ज के हवाले की थी? टाइगर ने हाथ में मौजूद कोड़े को पटकते हुए कहा, स्टार होटल के मालिक जॉर्ज के पास मैंने फरोख्त किया था उसे। विक्टर ने जवाब दिया। कहाँ है ये स्टार होटल? टाइगर ने पूछा। राजा बाजार की नुक्कड़ पर। जॉर्ज उसका मालिक है, वो दारुल हुकूमत का बड़ा सप्लायर है। विक्टर अब खुद ही सब कुछ बताए चला जा रहा था। वो लड़कियां किसे सप्लाई करता है और क्यों? टाइगर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, वो लड़कियों का सप्लायर है। मेरे अलावा भी और बहुत से लोग उसे अगवाशुदा लड़कियां फरोख्त करते हैं। विक्टर ने कहा। ये लड़कियां कहाँ पहुंचाई जाती है? टाइगर ने पूछा। यहाँ बादशाह के पास। विक्टर ने जवाब दिया तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? तुम तो जॉर्ज का नाम ले रहे थे। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। बादशाह जॉर्ज का ही आदमी है, यहाँ का असल मालिक जॉर्ज है। विक्टर ने जवाब दिया। यहाँ लड़कियां कहाँ रखी जाती है? टाइगर ने पूछा। यहाँ इस इमारत के नीचे खास तहखाने बने हुए हैं। विक्टर ने जवाब दिया। तुम यहाँ क्यों आए थे? टाइगर ने पूछा। लड़कियों की रकम हमें बादशाह से ही मिलती है, इसलिए हमें यहाँ बादशाह के पास आना पड़ता है। विक्टर ने जवाब दिया। फोर्ट टाउन से तुमने जो लड़की उठाई थी उसे भी यहीं पहुंचाया था? टाइगर ने पूछा। हाँ, विक्टर ने जवाब दिया। इन लड़कियों का क्या किया जाता है? टाइगर ने पूछा। कुछ लड़कियां गैर मुमालिक को फरोख्त कर दी जाती है, कुछ काली फिल्में बनाने वालों के लिए अगवा की जाती है, कुछ हमारे धंधों के लिए। विक्टर ने जवाब दिया। ये बात कैसे मालूम होती है कि कौन सी लड़की किस धंधे के लिए है? टाइगर ने पूछा। हमें खास हिदायत दी जाती है, क्योंकि जिस मकसद के लिए लड़की चाहिए होती है उस तरह की लड़की को ही अगवा किया जाता है। विक्टर ने जवाब दिया। फोर्ट टाउन वाली लड़की को किस मकसद के लिए अगवा किया गया था? टाइगर ने पूछा। फिल्मों के लिए। विक्टर ने जवाब दिया। लेकिन इसके लिए देहात से क्यों लड़की उठाई गई थी? शहर में लड़कियां नहीं होती? टाइगर ने पूछा। फिल्मों के लिए सेहतमंद और बेदाग लड़कियां चाहिए होती हैं। ऐसी लड़कियां आमतौर पर देहातों से ही उठाई जाती है। उस लड़की को भी सलामों ने मुंतखब करके अगवा किया था। सलामों भी भारी रकम लेता है। विक्टर ने जवाब दिया। लेकिन अगर लड़की फिल्मों में काम न करे तो? टाइगर ने कहा। उसे करना पड़ता है, ये लोग सब तरीके जानते हैं। विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। इस वक्त यहाँ कितनी लड़कियां मौजूद हैं? टाइगर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, बादशाह को मालूम होगा। और सुनो, तुमने बादशाह को हलाक कर दिया है, इसलिए अब तुम जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। हाँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। मेरे साथ होने की वजह से ये लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। विक्टर ने कहा। यहाँ कितने आदमी मौजूद हैं? टाइगर ने पूछा। बहुत हैं, विक्टर ने जवाब दिया। ओके, जितने भी होंगे बहरहाल मैं निमट लूंगा, टाइगर ने कहा। और उसके साथ ही उसने कोड़ा फेंक कर मशीन पिस्टल उसकी तरफ सीधा कर दिया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, विक्टर ने घुघियाए हुए लहजे में कहा। मेरा बस चले तो तुम्हें 1,00,000 बार जिंदा करके 1,00,000 बार हलाक करूं, टाइगर ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही कमरा विक्टर की कर्बनाक चीखों से गूंज उठा। तुम इंसान ही नहीं हो, भेड़िए हो, भेड़िए, टाइगर ने उसी तरह नफरत भरे लहजे में कहा। और फिर मशीन पिस्टल जेब में डालकर वो एक मशीन गन की तरफ झपटा जो एक तरफ फर्श पर पड़ी हुई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ मौजूद हर आदमी को खत्म कर देगा। उसने मैगजीन चेक किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जॉर्ज इंतहाई परेशानी के आलम में कमरे में टहल रहा था। उसकी नजरें बार बार मेज पर मौजूद फोन की तरफ उठ जाती थी, लेकिन फोन खामोश था। जॉर्ज के चेहरे पर परेशानी के तासुरात वाज़ेह थे। ये कौन हो सकता है? ये किस तरह हुआ? जॉर्ज ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो वो बिजली की सी तेजी से मुड़ा और उसने इस तरह झपट कर रिसीवर उठा लिया जैसे उसे खतरा हो कि अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो गई तो फोन बंद हो जाएगा। हेलो, जॉर्ज बोल रहा हूँ, जॉर्ज ने तेज लहजे में कहा। वॉकर बोल रहा हूँ जॉर्ज, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या हुआ? कुछ पता चला? जॉर्ज ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। हाँ, और ये खबर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। टाइगर का ताल्लुक वैसे तो जेर जमीन दुनिया से है, लेकिन उसके ताल्लुकात एक ऐसे आदमी से है जो पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंट समझा जाता है। उसका नाम अली इमरान है। और इंटेलिजेंस के सुपरिंटेंडेंट फैयाज, जिसने रजान जजीरे पर छापा मारा है, वो भी उस इमरान का ही दोस्त है। और ये भी सुन लो कि तुम्हारी तलाश में टाइगर और इमरान स्टार होटल भी गए थे, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें पहले ही इत्तला मिल गई और तुम वहां से गायब हो गए।
दूसरी तरफ से कहा गया, ये कहाँ रहते हैं, उनके पते क्या है? जॉर्ज ने इस बार मुतमईन लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे दूसरी तरफ से तफसील सुनने के बाद उसकी सारी परेशानी खत्म हो गई हो। टाइगर होटल अलास्का की तीसरी मंजिल पर रहता है, जबकि अली इमरान किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में रहता है। लेकिन ये बता दूं जॉर्ज कि फिलहाल किसी दूसरे मुल्क में चले जाओ, ये अफरियत है, अफरियत। उनसे टकराने का ख्याल तक दिल में ना लाना। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम फिक्र मत करो, मैं अहमक नहीं हूँ। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतने कम वक्त में मालूमात हासिल कर ली, जॉर्ज ने कहा और हाथ बढ़ाकर उसने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हशमत बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। जॉर्ज बोल रहा हूँ हशमत, जॉर्ज ने तेज लहजे में कहा। हुकुम बॉस, दूसरी तरफ से इंतहा मुअद्दबना लहजे में कहा गया। अलास्का होटल की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में एक आदमी टाइगर रहता है और किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में एक आदमी अली इमरान रहता है। उन दोनों को आज हर सूरत में हलाक हो जाना चाहिए, हर सूरत में, जॉर्ज ने तेज लहजे में कहा। उनके हुलिये वगैरह बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे नहीं मालूम,